हेलो, वेलकम माय चैनल कैलकुलेट विद रणधीर। ये है लेक्चर नंबर 2 ऑफ सॉल्यूशंस केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 2 ऑफ 12th सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड। आज का जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा आइडियल सॉल्यूशंस। हमने ऑलरेडी कुछ ग्राफ देखे थे, ठीक है। अब ये ग्राफ हमने ऑलरेडी देखा भी हुआ है। आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ था और ऑल्सो हमने इसके हिसाब से जो प्रेशर है वो प्लॉट किया था यहाँ पे। उसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या चीजें हम बोल सकते हैं फॉर एन आइडियल सोल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट, आइडियल सोल्यूशन ओबे रॉल्स लॉ ओवर इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर कोई आइडियल सोल्यूशन है तो वो रॉल्स लॉ को ओबे करेगा। याद है आपको रॉल्स लॉ? वैसे P1 इक्वल टू P1 नॉट x1, ठीक है। जो प्रेशर ओवर द सोल्यूशन होगा, वेपर प्रेशर ओवर द जो सोल्यूशन होगा, या इसको आप बोल सकते हो पार्शियल प्रेशर, ये बराबर होगा वही चीज के एक हिसाब से प्योर फॉर्म ऑफ। अगर उसको मैं प्योर फॉर्म में रखूं, अकेले रखूं, तब उसका जो प्रेशर बनेगा वेपर प्रेशर, उसको हम बोलेंगे P1 नॉट। और सोल्यूशन में आने के बाद उसका जो मोल फ्रैक्शन होगा वो रहेगा x1। सेम अगर कोई दूसरा कंपोनेंट है उसमें, वो रहेगा P2 इक्वल टू P2 नॉट x2। तो ये चीज को ओबे करेगा और आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को पूरी तरीके से ओबे करेगा। और आप ग्राफ भी देख सकते हो, एकदम प्रॉपरली ऐसे बनता है, ठीक है। ये भी हमने देखा था कि यहाँ पे हमारी जो वैल्यू थी क्या थी, P1 नॉट थी। यहाँ पे वैल्यू P2 नॉट थी। P1 नॉट कब था? जब मोल फ्रैक्शन x1 1 हो जाएगा और x2 एकदम जीरो ही रहेगा। तो आपका जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर P1 प्लस P2 है। P1 को आप बोल सकते हो P1 नॉट x1, P2 को बोल सकते हो P2 नॉट x2। हमने यहाँ पे बोला x1 1 हो जाए, x2 जीरो हो जाए। x2 अगर जीरो होगा तो ये चीज गायब, x1 1 होगा तो यहाँ पे 1 आके आने की बस यहाँ पे बचेगा P1 नॉट। तो आपका जो टोटल प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाएगा? P1 नॉट के। तो हमने वो यहाँ पे प्लॉट किया था। फिर वही, अगर हम x1 को जीरो कर दें, x2 को 1 कर दें, उससे में आपका टोटल प्रेशर बराबर हो जाएगा P2 नॉट के ये वैल्यू से। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनता है जो कि एक टोटल प्रेशर डिनोट करता है, ठीक है। फिर हमने अगर हम अकेले अकेले P1 और P2 की बात करें, जैसे कि ये आपका जो टर्म है, ये टर्म P1 वाला टर्म है, ठीक है। P1 के लिए मुझे अगर देखना है ग्राफ, तो मुझे क्या करना था? मुझे ये करना था कि मैं P1 नॉट x1 को देखूं। अब P1 नॉट x1 में मैं x1 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 पुट कर सकता हूँ। 1 पुट करूंगा तो मुझे ये वैल्यू P1 की किसके बराबर मिल जाएगी? P1 नॉट के बराबर मिलेगी। वो मैक्सिमम वैल्यू होगी P1 की, P1 नॉट। और जैसे जैसे आप x1 की वैल्यू कम करोगे, बिकॉज 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू मोल फ्रैक्शन में, 0.9 करोगे, 0.8 करोगे, तो ऐसे जैसे इंटायर वैल्यू कम होगी P1 वैल्यू की, P1 की। और धीरे धीरे ये जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। और डिक्रीज होते होते एक पॉइंट आएगा जब मोल फ्रैक्शन 1 से बन जाएगा 0। ये 0, इंटायर टर्म विल बी 0, इसलिए पूरा ये नीचे ही गिर जाएगा 0 पे। फिर सेम, अगर मेरा मोल फ्रैक्शन x1 कम हो रहा है तो ऑन दी अदर हैंड x2 क्या होगा? बढ़ेगा। x2 जब बढ़ेगा, ये जो टर्म है ये क्या डिनोट कर रहा है? P2। तो P2 का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा कि इनिशियली x2 जीरो रहेगा, ठीक है। तो ग्राफ एकदम नीचे विद जीरो वैल्यू, धीरे धीरे x2 की वैल्यू बढ़ेगी। x2 की वैल्यू बढ़ेगी तो ओवरऑल वैल्यू P2 की बढ़ेगी, ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा, ऐसे कुछ, ठीक है। और एक समय के बाद जब मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम होगा, यानी कितना हो जाएगा? 1। तो 1 इंटू P2 नॉट इज P2 नॉट। तो P2 की वैल्यू आ जाएगी P2 नॉट के बराबर। तो वही है, ये पॉइंट में P2 नॉट के बराबर आ जाएगी वैल्यू,
जब x2 हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये बड़ा बड़ा ग्राफ बनाता है जहाँ पे ऊपर की जो स्ट्रेट लाइन है ये टोटल प्रेशर डिनोट कर रही थी, ये लाइन P1 की है और ये स्ट्रेट लाइन P2 की है। ठीक है, तो ये ग्राफ हमने आइडल सोल्यूशन के लिए देखा था। अब सेकेंड पॉइंट, नो हीट इज evolved or absorbed when two components forming an ideal solution are mixed। आप अगर आइडल सोल्यूशन जो बन रहा है इसमें जब भी आप सोल्यूट सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे आपको कोई भी ऐसी हीट नहीं मिलेगी जो चाहे इवॉल्व हो रही हो या एब्जॉर्ब हो रही हो। मतलब जो नेट चेंज है बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन हीट का, वो कुछ होगा ही नहीं, वो कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो, हमने यही बोला। इंथैल्पी मतलब एनर्जी होता है। तो मिक्सिंग यानी कि मिक्स करने के पहले, सॉल्यूट सॉलिड मिक्स करने के पहले और सॉल्यूट सॉलिड मिक्स करने के बाद जो हीट में डिफरेंस है वो है ही नहीं, वो है जीरो। ये आइडियल सोल्यूशन की बात है, याद रखना है। डेल्टा एच मिक्स इक्वल टू जीरो। क्लियर है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट है, देयर इज नो वॉल्यूम चेंज व्हेन टू कंपोनेंट्स फॉर्मिंग एन आइडियल सॉल्यूशन आर मिक्स्ड। अगर आप सेम आप आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हो तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम चेंज भी नहीं मिलेगा, जैसे आपको हीट चेंज नहीं मिल रहा था, या ऐसा आपको नहीं मिल रहा था कि हीट चाहे निकल रही हो या एब्जॉर्ब हो रही हो, नहीं, वैसे यहाँ पे वॉल्यूम चेंज भी नहीं होगा। मतलब बिफोर आपका मिक्सिंग दोनों का जो वॉल्यूम है, ठीक है, आफ्टर मिक्सिंग वही वॉल्यूम आपको इक्वल मिल जाएगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, डेल्टा वी मिक्स इक्वल टू जीरो। So thus volume of an ideal solution is equal to the volume of two component taken for mixing। मतलब जैसे कि ये वाला हिसाब हो जाएगा, जैसे आप प्रेशर बोल रहे हो कि ये P1 प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट या जो है सल्यूट का, P2 रहेगा सॉल्वेंट का जो भी है, दोनों को ऐड किया तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। वैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर वॉल्यूम V1 है फर्स्ट वाले का यानी कि सल्यूट का सेपरेट, V2 है सॉल्वेंट का, ऐड करने के बाद आपका जो टोटल वॉल्यूम बनेगा वो इंटायर सॉल्यूशन का बनेगा। ठीक है, बाकी ये चीज याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट चीज है। आइडियल सॉल्यूशन के लिए यही है, इसके अलावा नहीं अप्लाई होगी ये। डेल्टा एच मिक्स जीरो और डेल्टा बी मिक्स जीरो। उसके बाद इन एन आइडियल सॉल्यूशन सॉल्वेंट सल्यूट, सल्यूट सल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन आर कंपेरेबल। तो यहाँ पे ये सब इंटरेक्शन आपको मिलेंगे, यहाँ पे आपको सॉल्वेंट और सोल्यूट के बीच में इंटरेक्शन मिलेगा, इनके एटम्स और पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्टेड होंगे, ठीक है, कुछ फोर्स के साथ। सल्यूट 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 का खुद के साथ ही इंटरेक्शन भी आपको मिलेगा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ही मिलेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि कोई भी दो पार्टिकल आपस में रिपेल कर रहे हो, ठीक है, या दूर जा रहे हो, बिल्कुल भी उनमें इंटरेक्शन ना हो, ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, कि इसके ऊपर ही कल को फिर पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन का कंसेप्ट भी आता है। नेक्स्ट द वेपर प्रेशर, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, द वेपर प्रेशर of ideal solution always lies between vapor pressure of pure component as shown। तो वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो हमेशा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट के बीच में लाई करेगा। ये क्या चीज बोल रहा है, देखो ध्यान से। अगर आप प्योर कंपोनेंट की बात करो, प्योर कंपोनेंट ऑफ वेपर प्रेशर की बात करो, तो देखो मुझे पता है यहाँ पे वैल्यू क्या थी, P1 नॉट थी, मुझे पता है यहाँ पे वैल्यू क्या थी, P2 नॉट। तो P1 नॉट क्या है, P1 नॉट वेपर प्रेशर है फर्स्ट वाले का, और ये प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है, ये सेकंड वाले का प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है। अब ये दोनों ही वैल्यूज के बीच में अगर मैं इनको y वाला एक्सिस में प्लॉट करूं, किस हिसाब से, ये और ये वैल्यू, ये जो गैप है
ये गैप क्या टोटल प्रेशर का ही गैप, क्योंकि ग्राफ यहां से यहां तक का गैप है टोटल प्रेशर का। तो टोटल प्रेशर यानी कि इसका प्रेशर आइडल सॉल्यूशन का, यहाँ जो आइडल सॉल्यूशन का प्रेशर है वही तो है ये पी टोटल। और इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, P1 नॉट से P2 नॉट तक। तो अगर P1 नॉट से P2 नॉट तक अगर लाई कर रही है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे आइडल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट यानी कि P1 नॉट और P2 नॉट के बीच में लाई कर रही है। देख पा रहे हो आप ये जो ग्राफ है, कहां से यहां से यहां तक, ग्राफ किसका है, टोटल प्रेशर का, या ऐसे बोल सकते हो आइडल सॉल्यूशन का। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ आइडल सॉल्यूशन किसके बीच में लाई कर रहा है, P1 नॉट से P2 नॉट के बीच में ये ग्राफ लाई कर रहा है। मतलब लाइज बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स यानी कि P1 नॉट और P2 नॉट। तो आपको वो तो दिख रहा है ना कि भाई P1 नॉट P2 नॉट के बीच में लाई कर रहा है। तो ये चीज याद रखना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि कब ये आइडियल रहेगा कब एक नॉन आइडियल रहेगा, बिकॉज कभी भी अगर आइडियल है तो ये चीज होनी है, आपका सोल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के बीच में लाई करेगा। और अगर बीच में नहीं लाई कर तो फिर वो नॉन आइडियल हो जाता है। बाकी यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया है बेंजीन प्लस टॉल्यूइन। ठीक है, इसका जो सोल्यूशन बनेगा वो आइडियल तो नहीं बनेगा, बट बहुत ज्यादा पास में होगा आइडियल के। ठीक है, बिकॉज आइडियल तो कोई चीज ही नहीं होती, बहुत ज्यादा पास में होगी इसकी वैल्यूज एज कंपेयर टू आइडियल सोल्यूशन। तो याद रख, ये एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है बेंजीन प्लस टॉल्यूइन का। ठीक है, अगर मैं नॉन आइडियल की बात करूं तो ध्यान से देखो, नॉन आइडियल में हम क्या बोलेंगे, पहली बात तो अपना आइडियल रॉल्स लॉ ओबे कर रहा था, ये नहीं करेगा ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ऐसा भी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पार्ट में ये ओबे कर भी रहा होगा, नहीं, कहीं भी ओबे नहीं करता ये। ठीक है, किसी पॉइंट में ओबे नहीं कर रहा। द वेपर प्रेशर ऑफ these solution कैन बी हायर और लोअर देन दोज ऑफ प्योर कंपोनेंट। हमने पहले क्या बोला था कि सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के बीच में लाई करे। यहाँ पे क्या बोला है, चाहे ये हायर होगा चाहे ये ज्यादा होगा किसी कंपोनेंट से, प्योर कंपोनेंट से, या किसी प्योर कंपोनेंट से ये कम होगा, बीच में लाई करेगा, बट आपको ये वैल्यू से मिल जाएगी हायर और लोअर, जो कि नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे भी, पहला ये ग्राफ देखो, देखो जो डॉटेड लाइन बनाई है ये तो अपना एक्सपेक्टेड ग्राफ है। डॉटेड लाइन किसका ग्राफ है, एक हिसाब से आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ है, जब वो आइडियल रहेगा तब की बात है। बट बिकॉज ये नॉन आइडियल है तो देखो ग्राफ कैसा आपको दिख रहा है, ऊपर की ओर जैसे बल्जिंग आ चुकी है, ऊपर की ओर ये ग्राफ कर्व हो चुका है, इसको रेफरेंस लेके लाइन को ये ग्राफ वापस से यहाँ पे भी ऊपर हो चुका है, जो कि है P1 का ग्राफ। P2 का भी सेम हिसाब, ये भी थोड़ा ऊपर की ओर आ चुका है। आप यहाँ पे फोकस करो ये लाइन को, ये लाइन है टोटल प्रेशर का, किसके किसके बीच में लाई कर रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा P2 नॉट, ये हो जाएगा P1 नॉट। यहाँ पे उल्टा ग्राफ है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे उल्टा है एज कम्पेयर टू पीछे वाला, वहां पे ये वाला जो रहता था, ठीक है, वो P2 वाला रहता था और वो लंबा जाता था थोड़ा। बाकी कोई इश्यू नहीं है, थोड़ा अलग है, ये साइड ये यहाँ बना दी थी और लेफ्ट वाली साइड राइट में बना दी थी, बस इतना डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान दो आप कि ये जो पूरा ग्राफ है, क्या इसमें हर एक वैल्यू आपको ये दोनों ही प्रेशर के बीच में दिखाई दे रही है, P1 नॉट और P2 नॉट के बीच में। ध्यान से देखो, कुछ ऐसे पॉइंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं जो लगभग ये P2 नॉट वाले वैल्यू के ऊपर
ऊपर जा रहे हैं, बहुत माइन्यूटली बट जा रहे हैं। पहले क्या था, आइडल ग्राफ जो था वो ऐसा था, जो इंटायरली P2 नॉट और P1 नॉट के बीच में आता था। इसका जो रेंज है, इसका जो स्लोप है, आप देखो, इस स्लोप को आप ध्यान से देखो, लगातार ये घट रहा है और P1 नॉट पे आके रुक रहा है। तो ये पूरा ग्राफ बिटवीन P1 नॉट और P2 नॉट ही लाई कर रहा है। बट अभी आप ये जो कर्व देख रहे हो, इसमें कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो P2 नॉट को एक्सीड कर चुके हैं और ऊपर की ओर हैं। मैं बोल सकता हूं हायर देन दोज ऑफ प्योर कंपोनेंट। प्योर कंपोनेंट से आपको ज्यादा दिखाई दे रही है वैल्यूज, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। ऑन द अदर हैंड आप इसके लिए देखो, ऐसे भी ग्राफ पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे आइडल के ऊपर बल्जिंग आ रही थी, यहाँ पे ग्राफ में नीचे की ओर ये स्लोप गिर चुका है। यहाँ पे भी आप देखोगे नीचे की ओर है, यहाँ भी आप देखोगे नीचे, इसमें टोटल भी नीचे की होगी। इसमें भी आप देखोगे सेम हिसाब रहेगा कि ये रहेगा ग्राफ ऑफ P1 नॉट, ये रहेगा P2। आपका ये है आइडल की बात। बट आप ये कर्व को देखो, जो सही में टोटल वाले का प्रेशर का स्लोप है, आइडल नॉन आइडल का स्लोप है। अब इसको आप देखोगे तो कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे, जैसे कि आप ये पॉइंट को देखो, ये पॉइंट बाहर है, P2 नॉट के नीचे आ चुका है, जो मुझे P1 नॉट और P2 नॉट के बीच में चाहिए था। देखो ये आइडल का जो ग्राफ था, ये एग्जैक्टली दोनों के बीच में आ रहा है, इसकी वैल्यू एग्जैक्टली दोनों के बीच में आ रही है। बट ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, और भी बहुत सारे पॉइंट आपको दिख रहे हैं जो कि P2 नॉट के कहाँ आ चुके हैं, नीचे आ चुके हैं। बोल सकते हैं हम क्या, लोअर देन दोज ऑफ प्योर कंपोनेंट। प्योर कंपोनेंट का जो प्रेशर है, जैसे कि P2 नॉट, उससे आपको वैल्यूज नीचे मिल रही है। कहाँ चाहिए थी, बीच में चाहिए थी आइडल के लिए। और अगर नीचे मिल रही है, या यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा आपको ऊपर मिल रही है, तो इसलिए ये नॉन आइडल सोल्यूशन। क्लियर हो रही है, चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? आइडल ग्राफ एकदम स्ट्रेट था, नॉन आइडल में कर्व्स मिलेंगे। और एक कर्व जो, जैसे कि ऊपर वाला जो कर्व है, ये टोटल सोल्यूशन वाला कर्व है, या टोटल बोल सकते हो वेपर प्रेशर वाला कर्व है, ठीक है, ऑफ द सोल्यूशन। सो ये जो बल्जिंग जैसे ऊपर की ओर आ रही है, तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज आपको मिल जाएंगी बिल्कुल, जो कि एक्सीड करेगी इस वैल्यू से। ये मेरा प्योर कॉर्पोरेट का वेपर प्रेशर था। सेम यहाँ पे भी आपको कुछ वैल्यू मिलेगी, जो कि इस वाले प्योर कंपोनेंट, जो कि मेरा P2 नॉट है, उससे नीचे की ओर गिर रही है। यहाँ है ये P2 नॉट, उसके ऊपर की ओर कुछ वैल्यूज जा रही है, यहाँ कुछ वैल्यूज नीचे की ओर जा रही है। तो हमने वही बोला, हायर और लोअर देन दोज ऑफ प्योर। ठीक है, बाकी ये दो एग्जांपल है डेविएशंस के। अब यहाँ जहाँ ग्राफ थोड़ा ऊपर की ओर कर्व है, यहाँ पे आप बोलोगे ये है पॉजिटिव डेविएशन, और जहां पे नीचे की ओर गिर रहा है ग्राफ, ये है निगेटिव डेविएशन। ऐसे याद रखो कि एक तो हमारा आइडल सॉल्यूशन का जो ग्राफ था एकदम स्ट्रेट था, उस ग्राफ से एक तो मेरा जो नॉन आइडियल ग्राफ है वो उस पर लाइन नहीं कर रहा, वो कहीं ऊपर की ओर जा रहा है। एक तो वो अगर डेविएट हो रहा है तो वहां से डेविएशन वर्ड आ रहा है, और ऊपर की ओर डेविएट हो रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन, नीचे की ओर हो रहा है तो नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ठीक है, अपने दो टाइप के डेविएशन होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फिर यहाँ पे एग्जांपल दिया है जो कि नॉन आइडियल सोल्यूशन क्रिएट करता है, तो आप बेंजीन टॉल्यूइन को छोड़ दो। तो जैसे कि काफी एग्जांपल यहाँ पे नॉन आइडियल के आपको मिल जाएंगे, इथेनॉल एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड एसीटोन, फिनॉल, एनिलीन, क्लोरोफॉर्म एसीटोन। तो एसीटोन आप बहुत जगह पे देखो। ठीक है, तो ऐसे भी आप देखो, अगर एसीटोन दिख जाए कहीं भी, तो तुरंत नॉन आइडियल हो जाएगा। बाकी जितने भी एग्जांपल देख सकते हो उतने आप याद रखो, इसके लिए कोई और ट्रिक नहीं मिलेगी आपको, याद रखना पड़ेगा।
क्लियर है आपको ये चीज? समझ में आ रहा है? ग्राफ वाइज चीजों को समझो कि कैसे हम बोल पा रहे हैं कि अच्छा हाँ, पहले वैल्यूज एकदम बीच में आ रही थी बिटवीन द प्योर कंपोनेंट, बट अब कुछ वैल्यूज ऊपर जा रही है, कुछ वैल्यूज नीचे आ जा रही है, बीच में नहीं आ रही। तो ये नॉन आइडियल का केस है। मुझे बताओ ये क्वेश्चन के बारे में। ये graph plotted between the vapor pressure of two volatile liquids against their respective mole fractions। ये ग्राफ आपको दिया हुआ एकदम स्ट्रेट है, तो ये डेफिनेटली एक आइडियल सॉल्यूशन ग्राफ होगा। और इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? करेक्ट। बताओ कौन सा वाला सही होगा? हम्म? और बड़ा? बताओ। हम्म? खड़े होके देखो। चलो मैं बता देता हूँ, देख लो। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है यहाँ पे? एक्स से अगर वन हो जाए, एक्स भी अगर जीरो हो जाए, सो पीटी यानी कि जो टोटल प्रेशर है ऑफ द सोल्यूशन, वो पी ए नॉट यानी कि फर्स्ट वाले के प्योर कंपोनेंट ऑफ प्रेशर के बराबर होगा। तो आप टोटल प्रेशर का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? पी वन या ए और बी में बोल रहे हो तो पी ए प्लस पी बी। फिर आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो? ठीक है, इसको हम रॉल्स लॉ से अगर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। सो अगर मैं ये फर्स्ट वाला ऑप्शन के लिए देखूं, ए वाले के लिए, यहाँ पे एक्स ए को वन बोला है। एक्स ए को अगर वन पुट करता हूँ, एक्स बी को जीरो पुट करता हूँ, ये जीरो करूंगा तो पूरा ये गायब हो जाएगा। एक्स ए को वन करूंगा तो पी टी किसके बराबर आ जाएगा? पी ए नॉट के आ जाएगा। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है? पी टी पी ए नॉट के बराबर नहीं है, तो वो ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद बी ऑप्शन के लिए आप चेक करो, क्या बोल रहा है बी ऑप्शन के लिए? एक्स बी वन हो जाए, एक्स बी अगर वन हो जाए, एक्स से अब जीरो हो जाए, एक्स से अगर जीरो होगा तो ये टर्म गायब। एक्स बी वन है तो पी टी किसके बराबर आ जाएगा? पी बी नॉट की। पी टी इक्वल टू पी बी नॉट। बट क्या बोल रहा है यहाँ पे? पी टी इक्वल नहीं, पी टी बड़ा है पी बी नॉट से। तो ये बात गलत है ना, हमें तो इक्वल मिल रही है वैल्यू। ये भी गलत। सी ऑप्शन आप देखो, एक्स से वन है, एक्स भी जीरो है, एक्स से वन कर दिया, एक्स जीरो कर दिया, तो वही वाला केस आ गया अपना पहला वाला। ये वन है, एक्स से वन है, एक्स भी जीरो है, तो पी टी किसके बराबर आएगा? पी ए नॉट, यही वाला हिसाब आ जाएगा। बट हमें यहाँ पे बोला है, नहीं, पी बी नॉट बड़ा रहेगा पी टी से, ये सब नहीं मिल रहा हमें यहाँ। ठीक है, ऐसा हम नहीं कैलकुलेट कैलकुलेट कर पाएंगे कुछ भी। लास्ट ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे एक्स भी वन कर दिया, एक्स से जीरो कर दिया, एक्स भी वन कर देंगे, एक्स से जीरो करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को? पीटी किसके बराबर आएगा? पी बी नॉट की। और वही तो बोला है, पीटी किसके इक्वल है? पी बी नॉट। तो इजी है, ऑप्शन डी। ठीक है, सिंपल सा। पहले डाल्टन्स लॉ लगाया ऑफ पार्शियल प्रेशर, फिर रॉल्स लॉ लगाया, और ये क्वेश्चन हमने बहुत बार देखा भी है। फिर देखा इन्होंने क्या क्या कंडीशन दी है, पुट करते करते देखा कि यार ये सब चीजें आ रही हैं, नहीं आ रही, नीचे वाली चीज आ रही है बस। इसलिए डी ऑप्शन राइट। ठीक है, इसके बाद न्यूमेरिकल देखो ध्यान से। वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल एट 298 केल्विन यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे 40 ऑफ एच जी है। इतना आपको प्रेशर दिया है इथाइल अल्कोहल का। इट्स मोल फ्रैक्शन इन अ सोल्यूशन विथ मिथाइल अल्कोहल इज 0.40। अगर मैं इसको ही किसी चीज में डाल दूं और एक सोल्यूशन बना दूं, तो इस चीज का मिथाइल अल्कोहल का जो मोल फ्रैक्शन रहेगा वो 0.40 रहेगा। व्हाट इज इट्स
वेपर प्रेशर इन सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में ही आपको बताना है कि उसका वेपर प्रेशर क्या होगा। अगर मिक्सचर ओबे करता है रॉल्स लॉ तब, अगर ओबे करता है तो ओबे करा दो। ठीक है, मतलब रॉल्स लॉ के हिसाब से मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ये चीज बोल सकता हूँ। मान लो ये जो भी है, ठीक है, इथाइल अल्कोहल को फर्स्ट कंपोनेंट मान के हमने बोला P1 इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1। ध्यान से आप देखो, मुझे जो पहले वैल्यू दी है, ये बस बोला है वेपर प्रेशर किसका है, इथाइल अल्कोहल का है। तो ये प्योर फॉर्म ऑफ इथाइल अल्कोहल हो गया ना। हमें बस इथाइल अल्कोहल का तो वेपर प्रेशर दे दिया, मतलब क्या, ये बस इसकी ही मेजरमेंट है। हमने कैसे लिया होगा मेजरमेंट, एक कंटेनर में यही रखा होगा और निकाला होगा प्रेशर। तो वो तब कैसा रहा होगा, प्योर फॉर्म में, उसमें कोई और चीज ऐड नहीं हुई होगी। तो ये जो आपका 40 mm ऑफ एच जी आ रहा है, ये पी नॉट की वैल्यू होगी। और कल को फिर क्या कर दिया, इसको हमने सोल्यूशन बना दिया, इसमें कुछ ऐड कर दिया, और तब यहाँ पे आप देखो 0.40 इसकी भागीदारी है, 0.60 किसी और की भागीदारी होगी। तो अब इम्प्योरिटी आ चुकी है। अब ये आपका जो प्रेशर रेशर की बात हो रही है ना, ये किसकी बात हो रही है, P1 की बात हो रही है। आपका P1 नॉट हुआ, ये P1 की बात है जो आपसे पूछा है। तो आपके फॉर्मूले में P1 मुझे नहीं पता, P1 नॉट मुझे पता है 40 mm ऑफ Hg, और X1 यानी कि मोल फ्रैक्शन कितना दिया है, 0.4, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 16 mm ऑफ Hg। ये आ गया आपका प्रेशर बाय इथाइल अल्कोहल इन दैट सोल्यूशन। क्यों यहाँ पे प्रेशर कम हो गया पिछले वाले से, बिकॉज पहले प्योर फॉर्म में था, 100% इथाइल अल्कोहल ही था कंटेनर में, तब उसे लगा इतना प्रेशर। अब जब वो किसी सॉल्वेंट में मिक्स होके एक सोल्यूशन बना रहा है, तब उसका जो परसेंटेज है वो कम हो गया ना, एक हिसाब से ओवरऑल परसेंटेज। अब 40-60 वाली बात हो गई, 40% मेरा इथाइल अल्कोहल है और 60% जो सॉल्वेंट है वो। तो जब इसकी भागीदारी, इसका प्रोपोर्शन ही कम हो गया, तो बिल्कुल इसके द्वारा जो प्रेशर रहेगा, जो लगेगा ऑन द सरफेस ऑफ सोल्यूशन, वो भी कम हो जाएगा। वो हो जाएगा 40 से गिर के 16 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, होती क्या है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। ठीक है, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आप देखोगे जो कि डिपेंड करेंगे पार्टिकल्स पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, या बेसिकली आप बोल सकते हो मोल्स पे, या बोल सकते हो मोल फ्रैक्शन पे। ठीक है, तो ये चीज है, कभी भी कोई प्रॉपर्टी या कोई कैरेक्टर अगर डिपेंड कर रहा है पार्टिकल्स पे, या पार्टिकल से जुड़े हुए कोई भी चीज हो सकती है, नंबर ऑफ पार्टिकल से आप मोल्स बताते हो, या मोल से आप मोल फ्रैक्शन बताते हो, तो ये सब चीजों पे अगर डिपेंड करती है मेरी प्रॉपर्टी, सो उसे आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलो। ठीक है, सो ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है। पहला है वेपर प्रेशर लोअरिंग, कि जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है, गिर जाता है, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, और ये डिपेंड करेगा, हम ये प्रूव भी करेंगे कि डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन पे। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ठीक है, फिर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ये कम हो जाएगा, और लास्ट में ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, डिटेल में हम देखेंगे। पहला है अपना वेपर प्रेशर लोअरिंग। तो इसमें क्या है, सबसे पहले मान लेते हैं P1 नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P1 इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सो P1 हो गया आपका नॉर्मल वेपर प्रेशर जब सॉल्वेंट, मतलब वही है जब वो सोल्यूशन का रूप ले चुका था तब, और प्योर फॉर्म जब वो अकेला था तब उसका रहेगा वेपर प्रेशर P1 नॉट। आपको पता है कि अगर मैं प्योर फॉर्म वाले वेपर प्रेशर को सॉल्यूशन में आने के बाद के वेपर प्रेशर से अगर कंपेयर करूं तो कौन सा ज्यादा रहेगा, प्योर फॉर्म वाला ज्यादा रहेगा। ये चीज क्लियर है आपको, हमने क्वेश्चन में वही देखा ना,
कि जब वो प्योर फॉर्म में था तब कितना था 40, और जब सॉल्यूशन में आके पार्शियल प्रेशर की जब हम बात करेंगे, जब हमने निकाला भी तो कितना आ रहा था, 16 आ रहा था। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ना कि यहाँ पे P1 नॉट ये वैल्यू बड़ी है P1 से। तो कभी भी प्योर फॉर्म में अगर प्रेशर है तो हमेशा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अगर वो सोल्यूशन का पार्ट हो चुका है उसके मुकाबले। सो वही चीज है यहाँ पे, हमने यहाँ पे बोला P1 नॉट बड़ा रहेगा P1 से। ठीक है। सो अगर P1 नॉट बड़ा है P1 से तो मैं डिफरेंस ले सकता हूँ। ठीक है। क्योंकि अगर ये बड़ा है इससे तो जो गैप आ रहा है दोनों के बीच में, मतलब P1 नॉट माइनस P1, इसको मैं बोलूंगा डेल्टा P। और यही है वेपर प्रेशर लोअरिंग। जो प्रेशर गिर चुका है, कब गिरा, पहले वो प्योर फॉर्म में था, अब वो सोल्यूशन का एक पार्ट है। तो जो गिरी है वैल्यू प्रेशर की, यही है आपकी लोअरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है। सो इसको हम डेल्टा पी बोल रहे हैं, P1 नॉट माइनस P1 इन सॉल्यूशंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, द लॉ इज एप्लीकेबल ओनली टू द वोलेटाइल सॉल्वेंट। आपको याद होगा रॉल्स लॉ का जो स्टेटमेंट था वहां पे वोलेटाइल वर्ड यूज हुआ है। अगर याद किया है स्टेटमेंट तो हर एक चीज बहुत जरूरी है। यहाँ पे चीजें वोलेटाइल के लिए था, रॉल्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट, चाहे वो सल्यूट हो चाहे वो सॉल्वेंट हो। हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि भाई सल्यूट मान लो नॉन वोलेटाइल, सॉल्वेंट ही वोलेटाइल, तो जो वोलेटाइल होगा बस उसके लिए एप्लीकेबल होगा अपना आप लोग। तो सॉल्वेंट वोलेटाइल है तो सॉल्वेंट के लिए हम रॉल्स लॉ अप्लाई करेंगे। लॉ बोलता है, लॉ स्टेट्स दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, इस केस में सॉल्वेंट है वोलेटाइल तो उसके लिए बोल रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओवर द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। यही अपना स्टेटमेंट था, बस यहाँ पे सॉल्वेंट लगा दिया मैंने क्योंकि सॉल्वेंट ही यहाँ पे वोलेटाइल है। बाकी हम वहाँ पे वोलेटाइल कंपोनेंट ऐसा कुछ यूज करते थे। तो हम बोल सकते हैं भाई सॉल्वेंट के लिए प्रेशर हमने बोला ही है P1 सॉल्यूशन में है और P1 नॉट प्योर फॉर्म में है। तो हम बोल सकते हैं P1 इक्वल टू P1 नॉट x1। मैंने सॉल्वेंट पे क्या लगा दिया, रॉल्स लॉ लगा दिया। क्यों लगाया, ये मान के कि सॉल्वेंट है वोलेटाइल और सोल्यूट है नॉन वोलेटाइल। तो सोल्यूट पे हमने कुछ नहीं किया, सोल्यूट पे हम ये नहीं लिख रहे P2 इक्वल टू P2 नॉट x2, ये हम लिख ही नहीं रहे बिकॉज सोल्यूट नॉन वोलेटाइल बोला है। रॉल्स लॉ बस वोलेटाइल ही चीजों पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है। उसके बाद आप अभी यहाँ पे क्या कर सकते हो, मैं यहाँ पे जो x1 है इसको बोल सकता हूँ 1 माइनस x2। ठीक है, बिकॉज मोल फ्रैक्शन के एडिशन को हम 1 बोलते हैं, ऐसे प्रोबेबिलिटीज होती हैं। एडिशन, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी का एडिशन 1 आता है। वैसे अगर दो मोल फ्रैक्शन है उनका एडिशन 1 आता है, वहां से आप x1 निकाल सकते हो, 1 माइनस x2। ठीक है, ये चीज। अब जो हमने अभी जस्ट देखा एज पर रोल्स लॉ, इसमें आप x1 पुट कर दो, जो हमने निकाला 1 माइनस x2 पुट कर दिए। ब्रैकेट हम ओपन कर सकते हैं P1 नॉट एज इट इज माइनस P1 नॉट x2। अब आप क्या कर सकते हो, ये जो P1 नॉट है इसको आप लेफ्ट साइड में भेजोगे, यहाँ पे ऑलरेडी P1 था, तो क्या हो जाएगा P1 माइनस P1 नॉट इज इक्वल टू माइनस P1 नॉट x2। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, ये P1 नॉट माइनस P1 इज इक्वल टू प्लस में हो जाएगा P1 नॉट x2। ऐसा क्यों किया मैंने, बिकॉज ये चीज ध्यान से देखी हुई लग रही है ये, यही अपना लोअरिंग वेपर प्रेशर था। लोअरिंग वेपर प्रेशर यही था, देखो यार, P1 नॉट माइनस P1 डेल्टा P के बराबर था। वही मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि P1 P1 नॉट माइनस P1 डेल्टा P के बराबर। तो हम बोलते हैं डेल्टा P इक्वल टू P1 नॉट
x2। ठीक है, सो वही चीज हमने यहाँ पे लिखा आगे नीचे, डेल्टा पे इक्वल टू P1 0 x2। मैं P1 0 यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ तो डिवाइड हो जाएगा, तो डेल्टा P अपॉन P1 0 इक्वल टू x2। तो आप ध्यान से यहाँ पे देखो कि डेल्टा P तो अपना यहाँ पे क्या है, लोअरिंग वेपर प्रेशर है। x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन है। किसका है वैसे, सल्यूट का, सॉल्वेंट का, सल्यूट क्या है सॉल्वेंट का, सल्यूट का, क्योंकि हमने सॉल्वेंट का एक्शन माना था और इस वाले इक्वेशन में सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन था, बट हमने x1 को फिर सब्स्टिट्यूट कर दिया था 1 - x2। x2 आ गया तो किसका हो गया वो मोल फ्रैक्शन, सल्यूट का। बट एट द एंड आप देखो आपका जो वेपर प्रेशर है वो रिलेटेड है विथ मोल फ्रैक्शन, इसलिए हम बोलते हैं इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या बताया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो डिपेंड करती है मोल फ्रैक्शन पे, मोल्स पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बिल्कुल ये रिलेटेड है विद द मोल फ्रैक्शन, इसलिए मैं वेपर प्रेशर, लोअरिंग वेपर प्रेशर को बोलूंगा इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद ठीक है, ये फ्रैक्शन अपने को मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करके एक फॉर्मूला ही बना लेंगे जो हम बार बार यूज कर सकें न्यूमेरिकल में। अब जैसे आप यहाँ पे राइट साइड में क्या देख रहे हो, x2 देख रहे हो। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। अगर मैं मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पूछूं तो क्या बोलोगे आप, x2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, यही होता है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। अगर मैं x1 यहाँ पे देखता तो मैं बोलता भाई x1 होता है N1 अपॉन N1 प्लस N। बाकी ये है, हम ये लेके चलेंगे। ठीक है, अब इस चीज को देखो ध्यान से, इसमें हम क्या बोल सकते हैं। ठीक है, हमने एक चीज बोली। अब मान के चलते हैं कि अपना सोल्यूशन डाइल्यूट फॉर्म में है, एकदम डाइल्यूट। डाइल्यूट फॉर्म में होने का मतलब ये होता है कि सल्यूट की मात्रा बहुत कम होगी एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, है ना। मतलब सॉल्वेंट का मात्रा बहुत ज्यादा है, सल्यूट बहुत कम है, तभी तो बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन बनेगा। तो अगर सल्यूट की मात्रा बहुत कम है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, मतलब मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बहुत कम होगा सॉल्वेंट के। सल्यूट को हम 2 मान के चल रहे हैं, सॉल्वेंट को 1 1 मान के चल रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं सल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वो N2 होगा, वो बहुत ही कम होगा N1 से। अगर मैं ये बात बोल पा रहा हूँ, ये चीज यहाँ लिखी है कि N1 बहुत बड़ा है N2 से, तो आप डिनोमिनेटर में फोकस करो, N1 प्लस N2, N1 प्लस N2। N2 यहाँ पे बहुत छोटा है N1 से, तो अगर N2 बहुत छोटा N1 से है तो N2 को मैं ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो बोल सकता हूँ। तो ये वैल्यू फिर किसके बराबर आ जाएगी, N1 प्लस जीरो मान के ये लगभग N1 ही आ जाएगा। समझ पा रहे हो आप, ये वैल्यू मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स है ये। सो N1 की वैल्यू बहुत बड़ी होगी एज कंपेयर टू N2। मैं N2 को ऑलमोस्ट जीरो मान सकता हूँ, तो N1 प्लस जीरो क्या आ जाएगा, N1 ही आ जाएगा। तो आपका ये जो फ्रैक्शन है मॉडिफाई हो जाएगा और बन जाएगा N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1। अब आप क्या बोल सकते हो, देखो अच्छा ये x2 की वैल्यू आ रही है, मुझे पता है x2 तो क्या है, डेल्टा p अपॉन P1 0 है ना। x2 क्या यही है, x2 क्या है, डेल्टा p अपॉन P1 0 है। तो इन द प्लेस ऑफ x2 मैं पुट कर सकता हूँ डेल्टा p अपॉन P1 0, इसकी जगह ये एज इट इज। अब आप क्या बोलोगे, जैसे आप नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या जानते हो, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास ऑफ जो भी सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, ये होता है फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का। तो हम मान लेते हैं
फॉर एग्जाम्पल N1 के लिए मास इन ग्राम को हम लेट से W से डिनोट कर लेते हैं, तो ये W1 हो जाएगा। मोलर मास को मान लो हम M से डिनोट कर लेते हैं, तो ये M1 हो जाएगा। सेम N2 के लिए आप क्या बोलोगे, W2 अपॉन M2। ठीक है, तो वो लेकिन बताना पड़ेगा कि मैं कैसे मान रहा हूं। मैं बोल रहा हूँ W2 ग्राम ऑफ सल्यूट है, 2 है तो सल्यूट की बात हो रही है, W2 ग्राम ऑफ सल्यूट है, W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, फिर आप M1 M2 बता दो। M1 है सॉल्वेंट का मोलर मास, M2 है सल्यूट का मोलर मास। तब आप ऐसा बोल सकते हो ना, N1 होगा W1 अपॉन M1, N2 होगा W2 अपॉन M2। अब जहां पे आपका N1 N2 है, वहां पे आप वैल्यूज पुट करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, N2 के जगह पे W2 अपॉन M2 आएगा। तो देख, W2 अपॉन M2 फिर डिवाइडेड बाय N1। N1 की वैल्यू है W1 अपॉन M1। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई में करूँ तो ये उल्टा होगा, M1 अपॉन W1। कुछ कैंसिल तो नहीं हो सकता क्योंकि हर एक चीज अलग अलग है। तो यहाँ के स्टेप पे ही एंड करेंगे, W2 M1 अपॉन M2 W। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ रहा है, डेल्टा पी अपन P1 नॉट। ठीक है, हम इसको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ही बोलते हैं। रिलेटिव क्यों, क्योंकि नीचे भी एक टर्म आ रहा है, बस डेल्टा पी रहता तो मैं इसको सिंपली लोअरिंग वेपर प्रेशर बोलता, बट नीचे P1 नॉट भी आ रहा है, इसलिए इस टर्म को आप रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर भी बोल सकता हूँ। ठीक, और ये फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वेट, मास इन ग्राम एंड मोलर मास के टर्म में आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। जहां भी आप 2 देख रहे हो वो है सॉल्वेंट की चीज, सॉरी सल्यूट की चीज, और जहां 1 1 है वो है सॉल्वेंट। M जहां है वो है मोलर मास, W जहां है वो है मास इन ग्राम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो कि हम जस्ट यूज करेंगे हमारे क्वेश्चन। क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर at 20 degree is 17 mmHg। तो अगर कोई चीज की आपको वेपर प्रेशर अगर दे दिया डायरेक्टली, जैसे हमने इथाइल अल्कोहल के लिए देखा था, अभी पानी के लिए आपको डायरेक्टली दे दिया है बस, तो ये प्योर फॉर्म की बात हो रही है। जब तक सोल्यूशन की बात नहीं की है, सोल्यूशन की बात मत करो। तो अगर ये 17 mmHg पानी का वेपर प्रेशर दिया हुआ, यानी कि P1 नॉट मान लेंगे हम, या वैसे बोल सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। फिर क्या बोला है, व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग। सॉल्यूशन का बताओ वेपर प्रेशर क्या होगा, जिसके अंदर 2.8 ग्राम यूरिया है, 50 ग्राम पानी। तो चलो दोनों का मास दे दिया, ये सॉल्वेंट है, ये W1 होगा, ग्राम में है ना मास, W1 मास। ठीक है, हाँ ठीक है, और ये रहेगा आपका W2, ये है आपका P1 नॉट। तो एक तो समझ में आ रहा है यहाँ पे, एक तो हम वेपर प्रेशर लोअरिंग वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो कि ऐसा था अपना, डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट इक्वल टू W2 M1 अपॉन W1 M2 जो भी। अब डेल्टा पी को हमने क्या बोला था, डेल्टा पी मतलब क्या था, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू, यही चीज। ठीक है, अब इसमें आप देखो P1 नॉट मुझे पता है, यहाँ पे पुट करूंगा, यहाँ पे पुट करूंगा। P1 क्या होगा, P1 होगा वो जो प्रेशर है ओवर द सोल्यूशन, और जो प्रेशर ओवर द सोल्यूशन पूछा है वो एक हिसाब से क्या पूछा है, P1 ही पूछा। P1 नॉट ऑफ प्योर फॉर्म वाली बात होगी। ठीक है, बट जो
प्रेशर सोल्यूशन के ऊपर लग रहा है तो ये P1 है। ठीक है, तो ये हम फाइंड करेंगे। W2 W1 अपने को पता है। M1 हो जाएगा अपना किसका मोलर मास, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, वाटर है, तो हम बोल देंगे ठीक है W2 W1 हमने मार्क कर लिए। फिर मास ऑफ वाटर M1 होगा, मोलर मास ऑफ वाटर H2O। मोलर मास क्या होगा, हाइड्रोजन एक है, मास एक है, दो एटम है। ऑक्सीजन का मास 16 होता है, एक है, कितना आ जाएगा 2 + 16 यानी कि 18 ग्राम पर मोल। फिर यूरिया का आप मोलर मास निकालोगे, फॉर्मूला क्या होता है यूरिया का, NH2CO NH2। भरो यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन के मासेस भरो, एटम से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, 60 ग्राम पर मोल आपको मिलेगा। अब ये जो फॉर्मूला है इस पे अप्लाई करेंगे सब कुछ, तो P1 नॉट प्योर फॉर्म में 17 माइनस P1 नहीं पता अपॉन 10, P1 नॉट 17 इज इक्वल टू W2 2.8 पुट किया इनटू M1 18 पुट किया अपॉन M2 60 और लास्ट में W1 कितना है 50। ठीक है, अब बस कर लेना है सॉल्व। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो, कैंसिल करो, कहीं भी करो, कुछ भी करो, ठीक। वैल्यू विल गेट, फिर 17 शिफ्ट करेंगे, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर P1 यहाँ पे, इसको वहां पे, वैल्यू ये माइनस होगी 17 में, तो वैल्यू मिलेगी ऑलमोस्ट 16 पॉइंट समथिंग 7144 mm ऑफ एच। तो ये आपका आ गया वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, जिसमें यूरिया एड 2.8 ग्राम इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। क्लियर है, तो ऐसे हम यूज करेंगे ये फॉर्मूले को। ठीक है, सो कंक्लूड करते हैं आज का लेक्चर। थोड़ी चीजें देखी, इनको आप रिवाइज करो और फिर हम आगे की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उन्हें हम देखेंगे। ठीक है, इसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। सब कुछ क्लियर है तो आप लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, ध्यान रखो। थैंक यू सो मच।